हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बहुत स्पेशल लेक्चर लेकर आ गए बच्चों। एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम शूट कर रहे हैं। जल्दी आपको मिलेगा। तो ये जो लेक्चर है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए है। आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 5 साल के बच्चे इसको देख सकते हैं। जिसको एलिमेंट भी नहीं पता उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। लेकिन 15 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे नाटक मुझे नहीं आते बच्चों। ओके, आई एम टू बी ऑनेस्ट, उसको प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 70 मिनट्स का ये लेक्चर बन जाएगा। 70 मिनट्स, 70 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 70 मिनट है आपके पास, 70 मिनट अगर आपने गौर से देख लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा। आपको लगभग 70 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपके लाइफ के। और मैं गारंटी देता हूं बच्चों, आपको 101% सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से लिखने आ जाएगा। और पहले 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा। इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है। 11th 12th में जब आप जाओगे तो आपके लिए दो रूल है, एक है हंड्स रूल और दूसरा है अफबाउ प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल विथ प्रूफ विथ ऑल द डिटेल आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, आराम से सारी चीजें लिखनी है, एनालाइज करना है। आप जितने छोटे स्टैंडर्ड में हो, मतलब आप 8 में होगे 3-4 बार देखो वीडियो को, आप 9th में होंगे 2-3 बार देखो, 10th में होंगे कम से कम 2 बार देखो, 11th और 12th के होंगे तो 1-2 बार में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो और आज का हमारा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, अगले 70 मिनट साजिद सर के साथ आप सीख जाओगे। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ऐसा मान के चलता हूं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता, ऐसा हम मान के चलेंगे और सारी चीजें बढ़िया बढ़िया से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो दुनिया में बच्चों देखो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट, एलिमेंट किसको कहते पता है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, कोई भी एलिमेंट यक्स होता है ना, सपोज यक्स एक एलिमेंट है, तो उसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z और यहां पे लिखते हैं वो, और एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय A और यहां पे लिखते हैं वो। और बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एटॉमिक नंबर मतलब A से रिप्रेजेंट करते हुए, नहीं, A फॉर नॉट एटॉमिक नंबर, रिवर्स होता है। तो ये Z क्या होता है बच्चों? Z इज एटॉमिक नंबर, अच्छे से याद रखो। हाँ, Z इज एटॉमिक नंबर। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना है। एटॉमिक नंबर ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट। ठीक है, और ए जो होता है हमारा, ए जो होता है ये होता है एटॉमिक, सॉरी, ओके, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या फिर इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं कई बार, एटॉमिक वेट। तो इसका जो मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब ये जो आपका एटम होता है, अगर आपने एटम को जूम कर दिया, सेंटर में जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है, हम ये एटम पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एटम, एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी एटम, कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम आप उठा लो, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज उसमें किसी भी एटम में, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव होगा, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज कितना आएगा? 0। तो यहां से क्या समझ रहा है, कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतनी चीजें समझ में आ गई? फटाफट देख लो, कोई भी एलिमेंट यक्स से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इधर क्या लिखना है? ए, इधर क्या लिखना है? जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक वेट, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने प्रोटॉन है किसी भी एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज एक एलिमेंट में आपको बता दूं, सपोज कार्बन है बच्चों, क्या है? कार्बन। ठीक है, तो कार्बन सॉरी, आई एम सॉरी, कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और मास नंबर है वो है 12। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 12। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कोइंसिडेंटली कितने आ जाएंगे, अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करो, मतलब 12 माइनस 6, मतलब ये क्या होता है, ये होता है ए एटॉमिक मास, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर Z। तो अगर आप a माइनस जेड कर दोगे, a माइनस जेड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या होते हैं, और 6 आपके न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। अब देख लो बच्चों, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने उसके प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, किसमें, दो चीजें होती है बच्चों। देखो पहली हेडिंग लगाओ, ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिट, क्या ऑर्बिट, या इसको क्या कहते हैं, शेल, क्या कहते हैं शेल, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं एनर्जी लेवल, तीन नाम है बच्चों, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। धीरे धीरे से नोट करते जाओ और सीखते जाओ। एनर्जी लेवल तो क्या होता है बच्चों, इन एन एटम, देख लो, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व along the circular path, it is called orbit। उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट, सिंपल क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, शेल, या फिर उसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। देख लो बच्चों, जब आप क्या करोगे, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो उस एटम में क्या होगा बच्चों, उस एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। तो जिस भी पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसे कहते हैं ऑर्बिट, या फिर शेल, या फिर एनर्जी लेवल, समझ रहे हो आप, या फिर एनर्जी लेवल। अब मुझे एक बड़ी सी डायग्राम निकालना है, इसलिए मैं इसको रब करने वाला हूं। ऑर्बिट की डेफिनेशन समझ गई, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट या शेल कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल, तो ठीक है ना। तो देख लो बच्चों क्या होता है, देख लो, आराम से समझो। इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। इसमें होंगे प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्या होंगे, न्यूट्रॉन जिसपे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके सराउंडिंग में ये जो ऑर्बिट है, ये पहली ऑर्बिट है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पहली ऑर्बिट है। तो इसके लिए मैं कह देता हूं, इस ऑर्बिट का नाम रखा गया के। अब क्यों रखा गया के, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रीजन देते हैं कि के एल एम एन का यूज जो है वो ज्यादा नहीं होता, जैसे हम मास यूज करते हैं, यम एबीसीडी का बहुत यूज होता है, ये भी कहते हैं। और कोई लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर भी ऑर्बिट डिस्कवर हो सकते हैं और इसके बाद में भी डिस्कवर हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, के एल एम एन। और इसके अंदर अगर डिस्कवर हो गए तो इसके के पहले का लेटर इसको दे देंगे, और बाद में हो गए तो उसके आगे भी दे सकते हैं। इस तरह का ये रीजन होते हैं, ठीक है ना। तो पहली ऑर्बिट का नाम रखा गया के। और ये जो दूसरी ऑर्बिट है, ऐसी सर्कुलर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते होंगे तो इस ऑर्बिट का नाम रखा गया के बाद आएगा यल, क्या, के ऑर्बिट, क्या, के शेल, यल शेल, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसके बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो इस ऑर्बिट के यल यम, ओके। और अगर इसके बाद भी होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट का नाम क्या होगा, के एल एम, और ये होगा यन, समझ रहे हो, के एल एम यन। तो के से ही स्टार्ट करने का रीजन क्या था, इसके अंदर भी ऑर्बिट हो सकते हैं, मे बी आगे चल के डिस्कवर हो सकते हैं, इसलिए इस ऑर्बिट का भी कुछ नाम रख देंगे, के पहले का लेटर और बाद का, इसलिए मिडल से लिए गए। ऐसे अलग अलग रीजन देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन उनका कुछ काम नहीं है। तो पहले ऑर्बिट का नाम क्या है, के ऑर्बिट या के शेल, यल शेल, यम शेल, यन शेल, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं हम, दिस शेल इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट शेल। तो इसके लिए यन इज इक्वल टू क्या होता है 1, यल शेल के लिए यन इज इक्वल टू क्या होता है 2, इसके लिए यन इज इक्वल टू क्या होता है 3, इसके लिए क्या होता है यन इज इक्वल टू 4। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो ये जो 1 2 3 4 है ना, इसे कहते हैं, एक नंबर है बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल
क्वांटम, QUANTOM नंबर, एक नंबर है बच्चों, ज्यादा घबराने की, अरे हवा करने की कोई जरूरत नहीं है। यन क्या है? एक नंबर है। इसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो के नाम है के शेल या के ऑर्बिट। के ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1। यल ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। यम ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। यन ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4। अब हर ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट या शेल इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो के शेल के लिए फॉर के शेल के लिए n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर। तो कितने हो जाएंगे? 2। मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नंबर आता है के के बाद यल शेल का या यल ऑर्बिट का। तो यल ऑर्बिट के लिए n कितना है? 2। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। तो n कितना है? 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो यल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब यम में तीसरी ऑर्बिट में यम में, तो यम के लिए हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना होता है? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 इंटू 2 18। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या है? यम ऑर्बिट। यम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाता है नंबर यन ऑर्बिट का। तो यन ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4। KLMN, ओके, शेल या ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर। n कितना है? 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा गया कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। और उस शेल का नाम क्या है? KLMN। n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। और ये जो 1 2 3 नंबर है इसे कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहा गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओके, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एटम का। तो अब किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं उनको क्या करना होता है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वही सीख रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कंसेप्ट आ जाता है ऑर्बिटल का। किसका? ऑर्बिटल का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ऑर्बिटल, इसे कहते हैं सबशेल, ऑर्बिटल या क्या कहते हैं? सबशेल, ऑर्बिटल या सबशेल। तो ऑर्बिटल मतलब क्या? देख लो बच्चों, द 3 डायमेंशनल स्पेस, सिंपल बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द एटम, या फिर 3 डायमेंशंस अराउंड द न्यूक्लियस, सॉरी बच्चों, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding electron is more is called orbital। उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या फिर सब शेल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या सब शेल। वेरी सिंपल बच्चों, देख लो, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल या सब शेल। अब देख लो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऑर्बिट जो होता है, इट्स जस्ट सर्कुलर रिंग, प्लेन में एक रिंग बनाई जाती है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, सर्कुलर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ये मेन एड्रेस हो गया। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? ये अब देखो, एटम
2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? एटम तो 3 डायमेंशनल होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली ऐसे 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 घूम सकता है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, उसे कहते हैं सब शेल। उसे क्या कहते हैं? सब शेल। दैट इज कॉल्ड एज सब शेल। ओके, तो द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, अब बोर्ड में हम नहीं बना सकते उसको, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल और सब शेल। जैसे कि सपोज किसी को मेरा एड्रेस पता करना है, तो मैं कहां रहता हूं, सपोज मैं लोहा में रहता हूं, ठीक है ना, तो लोहा, लोहा क्या हो गया? ऑर्बिट। लोहा क्या हो गया? ऑर्बिट। तो सिर्फ लोहा बता देना मेरा एड्रेस कंप्लीट होगा क्या? अब लोहा में किसके किसके घर पे जाएगा, वो किधर किधर जाएगा, किधर सबके घर में ट्रेन देखा गया, हाँ साजिद सर है क्या, साजिद सर है क्या, ऐसा चलता है क्या बच्चों? नहीं, उसको टिपिकली बताना होता है कि जाओ आप साइंस इंस्टीट्यूट में जाओ, साइंस इंस्टीट्यूट में जाओ, या साजिद नीट फाउंडेशन में जाओ, ठीक है, तो वो फाउंडेशन का नाम बताना पड़ेगा टिपिकल। तो वो क्या करेगा? लोहा के बस स्टैंड पे उतरेगा, फिर उसके बाद कहां जाएगा? मैं मैक्सिमम कहां मिलूंगा? या तो ट्यूशन मिलूंगा या तो घर मिलूंगा। इमेजिन करो मैं टीचर टूर इसलिए ट्यूशन में मिलूंगा, तो वो कहां पर जाके ढूंढेगा? मुझे ट्यूशन में जाके ढूंढेगा। तो लोहा में ट्यूशन का एड्रेस बताना, दैट इज ऑर्बिटल या फिर सबशेल। लोहा, लोहा इज ऑर्बिट, बड़ा सा ऑर्बिट, लेकिन इसमें इसमें ऑर्बिट में कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा? अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल और सबशेल। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या सबशेल। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग की 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या सबशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या सबशेल। अब अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। तो हम 4 ऑर्बिटल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो देख लो बच्चों, आराम से देख लो, हम क्या होता है देख लो। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, FIRST, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या हो जाएगा? 1। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम क्या कहते हैं? के शेल। क्या कहते हैं? के शेल। अब इस के शेल में एक सब शेल होती है, उसको कहते हैं यस सब शेल। क्या कहते हैं? यस सब शेल, ठीक है? कौन सी शेल? यस सब शेल। अब यस सब शेल, यस का जो लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों, यस का लॉन्ग फॉर्म होता है शार्प। लॉन्ग फॉर्म बता रहा हूं मैं, यस का जो लॉन्ग फॉर्म होता है, यस फॉर शार्प, यस फॉर शार्प। ओके, तो यस सब शेल जो होती है, अभी के शेल की सब शेल क्या है? यस है। अब ये होती है स्पेरिकल। कौन से शेप की होती है? स्पेरिकल शेप की होती है, ऐसे ऐसे स्पेरिकल होती है। यस सब शेल कैसे होती है? स्पेरिकल। कैसे होती है? स्पेरिकल, ठीक है? मतलब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये क्या बन गई? यस सब शेल। तो स्पेरिकल होती है। यस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? शार्प। क्या होता है? शार्प, ठीक है ना? अब यस सब शेल, हर सब शेल, हर सब शेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गई बच्चों? यस सब शेल हो गई। क्या हो गई? यस सब शेल। ये उसके डायग्राम हो गए स्पेरिकल। समझते जाओ। फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट ऑर्बिट जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम के शेल भी कहते हैं। के शेल भी। के शेल की सब शेल क्या होती है? यस, यस सब शेल, यस सब शेल। यस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? शार्प। शार्प क्या होता है? शार्प। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यस सब शेल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यस सब शेल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यस सब शेल। और यस सब शेल का शेप कैसा होता है? शेप ऑफ यस सब शेल कैसा होता है? स्पेरिकल। कैसा होता है? स्पेरिकल, ठीक है? अब इस सब शेल में हर ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 2। तो इस हम इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो दिस इज अबाउट यस सब शेल, दिस इज अबाउट यस सब शेल। हो गया? चलो, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात की, ठीक है ना? घबराइए मत, मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें क्लियर होगी। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की। किसकी? सेकंड ऑर्बिट की। जल्दी जल्दी लिखते जाओ बच्चों। सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे। तो सेकंड ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट थी के, अब के बाद यल, के यल। सेकंड ऑर्बिट क्या होती है? यल ऑर्बिट या यल शेल, उसको हम क्या कहते हैं? यल शेल। तो यल शेल के लिए यन कितना होता है? 2। यन मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड ऑर्बिट के लिए कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अब 2 मतलब इसके 2 सब शेल होंगे, ठीक है ना? इसके सब शेल कितने होंगे? 2। देख लो बच्चों, सब शेल कितने होंगे? 2। 2 सब शेल होंगे। अब 2 सब शेल कौन कौन से? तो पहली जो सब शेल होती है उसको कहते हैं यस सब शेल, और दूसरी जो सब शेल होती है उसको कहते हैं पी सब शेल। अब आपको यस का लॉन्ग फॉर्म पता है? यस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? शार्प। क्या होता है? शार्प, ओके। और पी का लॉन्ग फॉर्म होता है प्रिंसिपल। पी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल। पी का लॉन्ग फॉर्म होता है प्रिंसिपल। क्या होता है?
प्रिंसिपल। अब आपको पता है पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते थे, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बैठते, कैसे निकालने का, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू n कितना है 2, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कितने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकती है कौन, सेकंड ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट के कितने सब शेल है, यस और पी। तो इसमें यस की कैपेसिटी कितने की होती है, यस की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, एक ही ब्लॉक होता है ना उसमें, एक ही ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, हमारी सेकंड यस सब शेल है, सेकंड यस सब शेल है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, 1 2 सॉरी फर्स्ट, ओके सेकंड की यस सब शेल है, सेकंड की यस सब शेल है। दूसरे शेल की सब शेल, दूसरे सेल की यस सब शेल, ओके। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक वर्टिकल एक डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड का भी बताऊंगा मैं आपको। अब बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं शेल में, 6, 6 में के 2 किस में गए, यस में, बचे कितने 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने ब्लॉक होने चाहिए, 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो, इसको कहते हैं px, इसको कहते हैं py और इस ब्लॉक को कहते हैं pz। ये इसका एड्रेस बता रहा है, यस में एक ही था इसलिए यस एक्स एक्स वाई ऐसा कुछ था क्या, नहीं। तो इस ब्लॉक को कहते हैं px, इस ब्लॉक को py, इस ब्लॉक को कहते हैं pz। क्या कहते हैं, pz। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, अब ये 2s2, 2s2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो आप, 2। अब बचे कितने, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8, 8 में के 2 इसमें चले गए, कितने बचे 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8, इस तरह से भरे जाते हैं यस सब शेल पी सब शेल, ठीक है। अब यस सब शेल की डायग्राम कैसे होती है, देख लो देख लो, ये होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये स्फेरिकल शेप हो गया, ये स्फेरिकल शेप हो गया 1 यस, फर्स्ट की यस सब शेल। अब इसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद दूसरा एक और सॉलिड स्फीयर बना ऐसे, समझ रहे हो, ये स्फीयर। तो ये जो शेल बनी हमारी, ये जो शेल बनी, अच्छे से समझो बच्चों प्लीज, ये जो शेल बनी ये है हमारी 2s, ये क्या है 2s, स्फेरिकल है 2s, समझ रहे हो। मतलब एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कुछ एम्प्टी जगह, और ये सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर, ये है हमारी 1s, ये 1s, इसके ऊपर कुछ स्पेस रुका और इसके ऊपर बड़ा सा स्फीयर आ गया ऐसा, वो भी सॉलिड लेकिन बीच में ये एम्प्टी जगह है। तो ये हो गया हमारी 2s शेल, क्या हो गई 2s शेल। अब आ जाते हैं पी के शेप पे, पी के, तो पी का शेप होता है डम्बेल बच्चों, कैसे होता है डम्बेल, कैसे होता है डम्बेल, डम्बेल कैसे होता है, ये देख लो ऐसे ऐसे, दिस इज डम्बेल शेप, ठीक है। तो अब px, px मतलब क्या होता है, देख लो अच्छे से, px मतलब क्या होता है, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, px मतलब x एक्सिस पे डम्बेल बनाना है, ये हमारा px का ये हो गया, px की डायग्राम हो गई, ठीक है। अब py मतलब देख लो, ये दो एक्सिस, ये दो एक्सिस, py मतलब इधर आ जाएगी, देखो अच्छे से समझो, ड्रॉ करते जाओ, ये ओके, ये y और ये x, ओके। और अब pz मतलब 3 एक्सिस बताना पड़ेंगे, ओके, ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ये pz की डायग्राम हो जाएगी, ये pz की डायग्राम, ठीक है, ये x, ये y और ये z। तो ये px की डायग्राम, ये px की अलोंग x एक्सिस है ना, ये py की डायग्राम अलोंग y एक्सिस है, और ये pz की डायग्राम, जस्ट डायग्राम, डिजाइन की तरह याद रखो उसको, ये px है, दिस इज px, ये px की डायग्राम, ये py की डायग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये px की डायग्राम राइट, ये py की डायग्राम और ये pz की डायग्राम। अगर किसी ने आपसे पूछा कि p ऑर्बिटल की डायग्राम कैसे होगी, तो p ऑर्बिटल की डायग्राम कैसे बनाओगे आप, p ऑर्बिटल की डायग्राम कैसे बनाओगे, तीनों का कॉम्बिनेशन, ये x, ये y और ये z। तो दिस विल बी योर x, ओके, देन दिस विल बी योर y, ठीक है, एंड दिस विल बी योर z। तो ये हो गई हमारी p ऑर्बिट, समझ रहे हो, इस तरह की हमारी क्या हो गई p ऑर्बिट। तो ये p ऑर्बिट की डायग्राम होती है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये s सब शेल, p सब शेल, और ये px py pz, px py pz, ठीक है, px py pz, ओके। ये आ गया सेकंड सब शेल के लिए। तो हमने s और p की बात कर ली, ठीक है। अब जाते हैं थर्ड सब शेल पे, अच्छे से समझो बच्चों, थर्ड सब शेल पे। अब आपको s का शेप समझ आ गया, p का शेप समझ आ गया, डम्बेल शेप होता है p का, ठीक है। अब आ जाते हैं d पर, तो उसके लिए हमें लेना होगा n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट, THIRD, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट पहली कौन सी थी, k l, थर्ड ऑर्बिट मतलब यम शेल, यम शेल। अब पहले का एक सब शेल था यस, दूसरे का 2 थे यस p, अब तीसरे के 3 होते यस p d, यस p d।
इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तीसरे ऑर्बिट में। यम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 18। अब इसके जो सब शेल होते हैं, थर्ड शेल के जो सब शेल होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, यस, उसके बाद पी, और बचा क्या डी। ठीक है, अब यस के बारे में हम बात कर चुके हैं, फटाफट कर लेंगे अब। 3s2, 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, एक ब्लॉक होता है इसमें 1 और 2। पी के 3 ब्लॉक होते हैं, पता है ना, पी के 3 ब्लॉक होते हैं 1 2 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोलेंगे पी एक्स, ये होता है पी वाई, ये होता है पी जेड, समझ रहे हो। अब डी, तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, इसमें 2 बैठ गए, इसमें 6 बैठ गए, तो टोटल कितने हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने 18, तो 6 और 2 8, बचे कितने 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसके नाम, अब जैसे इसके नाम है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये प्लानर होते, इसके नाम कैसे होते, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, पहले ब्लॉक का नाम डी एक्स वाई, दूसरे ब्लॉक का नाम डी वाई जेड, डी वाई जेड, ओके, एक्स वाई वाई जेड। तीसरे ब्लॉक का नाम डी झड़ झड़, झड़ झड़ मतलब क्या हो जाएगा झड़ स्क्वायर, डी झड़ झड़ मतलब क्या हो जाएगा झड़ स्क्वायर, कुछ भी नाम रख सकते हो लेकिन ये रखते हैं झड़ स्क्वायर। और चौथे का डी झड़यक्स, डी झड़यक्स, और जो पांचवा ब्लॉक है उसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ये नाम है, घबराने की कोई बात नहीं है, ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पी के 3 ब्लॉक थे, पहले ब्लॉक का नाम क्या रखा पी एक्स, दूसरे का पी वाई, तीसरे का पी जेड, वैसे ही डी के ब्लॉक का नाम क्या रखा डी एक्स वाई, उसके बाद डी वाई जेड, डी झड़ स्क्वायर, डी झड़यक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके शेप के बारे में बात करें बच्चों, ये प्लानर शेप के होते हैं। अब डी एक्स वाई बताता हूं मैं आपको, डी एक्स वाई कैसे होता है, डी एक्स वाई, ठीक है, सपोज ये एक्स है ये वाई है, तो डी एक्स वाई ऐसे होता है बच्चों, डबल डम्बेल शेप का, ठीक है, ये डी एक्स वाई हो गया आपका। तो डी एक्स वाई का शेप कैसे होता है डबल डम्बेल, कैसे होता है डबल डम्बेल, 2 डम्बेल हो गए ना, 1 और 2, एक्सिस में नहीं बताने का, तो ये हो गया डी एक्स वाई, क्या होगा डी एक्स वाई, इसको कहते हैं डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डम्बेल समझते हैं आपको, डबल डम्बेल शेप के होते हैं डबल डम्बेल, ठीक है, ये एक्स वाई होगा, ये होगा एक्स वाई। अब बनाते हैं वाई जेड, तो डी वाई जेड कैसे आएगा देखो बच्चों, सिर्फ आपको एक्सिस के नाम बदलना है, किसी को भी वाई किसी को भी जेड आप कह सकते हो। तो ये एक डम्बेल बन गया आपका, ये दूसरा डम्बेल बन गया, तो ये क्या हो गई डी वाई जेड, सिंपल, ये क्या हो गई डी वाई जेड। अब डी जेड स्क्वायर बाद में ड्रॉ करेंगे हम, देख लो, पहले ड्रॉ करेंगे हम डी जेड स्क्वायर, सपोज डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर कैसे होती है देखो बच्चों, ये सपोज ये क्या है एक्स वाई वाई जेड, ये क्या है एक्स जेड है, सपोज एक्स जेड या वाई जेड भी ले सकते हो आप, तो झड़ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है बच्चों देख लो क्या होता है, पहले क्या करेंगे झड़यक्स, झड़यक्स ड्रॉ करेंगे, तो झड़यक्स की कैसे आएगी बच्चों, ये देखो, ठीक है, दिस इज डी झड़यक्स, डी झड़यक्स, सिंपल ना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, 2 डम्बेल है ना डबल डम्बेल। तो अब बचा ये और ये, अब पहले क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्स वाई है ना, तो इसको एक्स ले लेंगे, इसको वाई ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका जो नाम रखा गया वो होता है अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब देख लो ये एक डम्बेल और ये दूसरा डम्बेल अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बचा कौन सा सिर्फ डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर को कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो बच्चों, सपोज ये क्या है बच्चों जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पहले मैं जेड का ड्रॉ कर लूंगा, ये ऐसे जेड अलोंग द एक्सिस, ओके। अब ये स्क्वायर वाले जो होते हैं, स्क्वायर वाले वो प्लेन में नहीं होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, जो स्क्वायर वाले हैं जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो प्लेन में नहीं होते, इतना याद रखो, ठीक है। तो देख लो बच्चों डी जेड स्क्वायर मुझे ड्रॉ करना है, तो जेड पे आ गया है। अब ये जो होता है ना बच्चों, ये जो होता है ना, ये वाई वाला यहाँ पर होता ही नहीं, वाई पर यहाँ पर होता ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो दिस इज द शेप ऑफ
डी जेड स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, इमेजिन करो एक पॉन्ड है, उसमें मछली है, मछली मतलब इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, धूप की वजह से पानी सारा इवेपोरेट होते जा रहा है, इवेपोरेट हुआ तो बॉटम में जमा हो जाएगा, तो मछली मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, न्यूक्लियस में होगी ना। तो वैसे ही वाई वाली जो ऑर्बिट है वो डिस्ट्रॉय होती गई, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पे आ गई, न्यूक्लियस के पास आ गई। तो ऐसे ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और ये डी जेड स्क्वायर का शेप है बच्चों, ठीक है। तो ये डी वाई जेड जेड एक्स और ये सारे शेप इसके आ गए, तो ये डबल डम्बेल शेप होता है। क्या होता है, डबल डम्बेल शेप, ठीक है। तो यस पी और डी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फटाक से फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे और जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। हमें लगभग 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, 30 एलिमेंट के, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल है, जल्दी आपको बता दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। आई होप ये चीजें समझ आ रही है, ड्रॉ करते जाओ और जितना आपको समझ रहा है उतने बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ज्यादा बार, ठीक है। सिर्फ शेप है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं फोर्थ ऑर्बिट पे, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना, फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा बच्चों, फोर्थ के एल एम एन, तो इसको बोलेंगे एन शेल। कौन सी शेल, एन शेल, ठीक है। अब एन शेल अगर इसको बोलेंगे आप, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 4, कितना होगा 4। अब उसके बाद देख लो बच्चों, n इज इक्वल टू 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे 2n स्क्वायर, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32, कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 32। अब सब शेल के कितने थे, 1 यस, ठीक है। यल के कितने थे, 2 यस पी के एल, एम के कितने थे, 3 यस पी डी। तो फोर्थ के कितने थे, मतलब एन के कितने होते, यस पी डी एफ, यस पी डी एफ। अब इसके आगे का आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसके आगे भी होते हैं जी एच ऐसे, ठीक है ना। तो यस पी डी एफ ये मोर देन सफिशिएंट है 12th लेवल के लिए, नीट जेई तक के लिए। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एक ही ब्लॉक होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे 4s सब शेल। फिर पी में कितने बैठेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ये कितने ब्लॉक होते हैं, 3 ब्लॉक होते हैं, कितने ब्लॉक, 3, 1 2 3, 3 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कितना 4 है ना, 4p x 4p y 4p z, कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 10, वाई बिकॉज देयर इज अ 5 ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 और 6 16, 16 और 2 18, तो बचे कितने 14 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यफ सब शेल में या फिर यफ सब शेल में कितने बैठेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके नाम पता है आपको, इसके नाम पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसके आगे नंबर लिख देने का, चौथे का है ना 4dx 4d ऐसे लिख सकते हो उसके आगे, ठीक है ना। अब ये जो यफ होता है बच्चों, यफ में 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने ब्लॉक बनेंगे, 7, ओके, 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस तरह से ये सब शेल के बारे में होते हैं। और यफ का जो लॉन्ग फॉर्म होता है, यफ मतलब फंडामेंटल, जल्दी देख लो, यफ मतलब फंडामेंटल। और इसका जो शेप होता है बच्चों, वो होता है कॉम्प्लेक्स, वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द बोर्ड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है यफ सब शेल का। तो शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड, डी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, डिफ्यूज्ड, और यफ का फंडामेंटल, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, ये लॉन्ग फॉर्म है इनके। ये स्पेरिकल शेप का होता है, ये डंबेल शेप का होता है, ये डबल डंबेल शेप का होता है, और इसका शेप कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स। यस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, यफ में 14 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। यस ऑर्बिट में 1 ही ब्लॉक होता है, पी में 3 ब्लॉक होते हैं, डी में 5 ब्लॉक होते हैं, यफ में 7 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो इतनी सब शेल की इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, क्या है, सफिशियंट है, ठीक है। अब देख लो बच्चों, अब देख लो आराम से देख लो, ठीक है, देख लो। अब हम क्या करेंगे,
और एक एक नंबर डिफाइन करेंगे, और एक एक नंबर डिफाइन किया गया, ठीक है। तो शेल, ठीक है, शेल, शेल, शेल में हमने क्या नाम रखा इसका, शेल कौन कौन सी, के, एल, एम, एन, के शेल, यल शेल, यम शेल, यन शेल, ओके। इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल, क्यू यू ए एन टी ओ एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, घबराने की कोई बात नहीं, जस्ट नंबर बच्चों यार, क्या नंबर है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के का क्या है, एन इज इक्वल टू 1, यल का क्या है, एन इज इक्वल टू 2, यम का क्या है, एन इज इक्वल टू 3, यन का क्या है, एन इज इक्वल टू 4। तो आपसे किसी ने कहा के का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप क्या कहोगे 1, यल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आप क्या कहोगे 2, यम का क्या है 3, यन का क्या है 4, ठीक है। ऐसे ही जो सब शेल होते हैं, सब शेल, सब शेल अच्छे से समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलग अलग तरह के प्रूफ में आपके काम आने वाली है। सब शेल, सब शेल कौन कौन से है, एस, पी, डी, एफ। तो जैसे बच्चों शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ऐसे ही सब शेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर था, अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम, क्यू यू ए एन टी ओ एम, क्वांटम नंबर, समझ रहे हो, सिंपल एक नंबर है, ऐसे याद रखो, और ऐसे भी कोई पॉइंट का बड़ा सा नंबर नहीं है, वो सिंपल सा नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के लिए n इज इक्वल टू 1, यल के लिए n इज इक्वल टू 2, यम के लिए n इज इक्वल टू 3, n के लिए n इज इक्वल टू 4। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल यल, लेटर स्मॉल यल। अब यस के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर था 0, पी के लिए यल इज इक्वल टू 1, यल इज इक्वल टू 2, यल इज इक्वल टू 3, सिंपल। यस सब शेल का अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3, ओके। और के का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, यल का 2, यम का 3, एन का 4। प्रैक्टिस से आएगा आपको, अच्छे से समझ लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो। तो दो कांस्टेंट नंबर आपको समझ आए, एक कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा अजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है, शेल का है, अजीमुथल क्वांटम नंबर किसका है, सब शेल का है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हो रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमें लिखना सीखना है क्या, हमें लिखना सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, इन सब शेल, इन सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सब शेल में भरना, सब शेल में भरना, एसपीडीएफ में भरना, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए दो रूल आपको आना जरूरी है, एक है अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। अब देख लो बच्चों, कई लोग अफबाउ को साइंटिस्ट का नाम बताते हैं, गलत। अफबाउ इज नॉट अ नेम, अफबाउ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चों। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, जर्मन अब जी से आता है, जे से देख लो आप। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है बच्चों, और इस वर्ड का मीनिंग है कंस्ट्रक्शन। क्या बच्चों, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अफबाउ क्या है, किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या, नहीं। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, एक वर्ड है वो, जैसे अपने पास वर्ड होते वैसे एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन। अफबाउ ने एक प्रिंसिपल, अफबाउ का एक अफबाउ प्रिंसिपल है, और अफबाउ क्या है, नाम नहीं है किसी साइंटिस्ट का। कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो कौन सा, अफबाउ। अफबाउ प्रिंसिपल साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये जो प्रिंसिपल है किसके बारे में है, ये प्रिंसिपल है फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, इन एन सब शेल, इन द सब शेल, फीलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। मतलब कौन से सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरने का, इसके बारे में प्रिंसिपल समझ आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। फीलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। अब ये अफबाउ का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर always, electrons are always filled from lower energy level to higher
हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा कम एनर्जी लेवल में पहले भरना है और ज्यादा एनर्जी लेवल में बाद में भरना है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल है तो पहले कहां पर भरना है उन्हें, कम एनर्जी लेवल में। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन से ऑर्बिट की एनर्जी कम है, बने रहो बच्चों, समझेगा, डोंट वरी। कौन से ऑर्बिट की एनर्जी कम है कैसे समझेगा, तो उसके लिए उसने एक रूल दिया, दैट रूल इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस यल। Energy is directly proportional to n plus L. What is n? Principal quantum number. What is L? Azimuthal quantum number. Principal quantum number क्या होता है, k के लिए 1 होता है, k L के लिए 2, k L m के लिए 3, k L m n के लिए 4, ओके, k L m n ऑर्बिट होते हैं ना 4। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, s p d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है। तो जिस भी इसका ये नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, कम होगा उसकी एनर्जी कम, कम होगा उसकी एनर्जी कम। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। अब बहुत सारे टीचर से डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल दे देते हैं लेकिन उसका प्रूफ नहीं देते। प्रूफ के लिए सारी चीजें मैं बता रहा हूं, सब चीजें समझ आएगी। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। और क्या देता है ये, फीलिंग द इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करना है, पहले लोअर एनर्जी में बाद में हायर एनर्जी में। और एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस यल, n माइनस यल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी लेवल डिसाइड कर लेंगे कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। तो हमारे पास कैसे कैसे ऑर्बिट्स है देख लो बच्चों। हमारे पास ऑर्बिट कौन कौन से, हमारे पास है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, ठीक है, 2s 2p, ठीक है ना। m k इज इक्वल टू k, यल के 2, m के 3 है, मतलब 3s 3p 3d। पहले का 1 है, दूसरे के 2 है, तीसरे के 3 है, यस पी डी, और चौथे के 4 है। कौन कौन से, 4s, उसके बाद 4p 4d और 4f, ठीक है, इतने बस हो गए, 4p 4d 4f 4f। और एक ले लेंगे बच्चों 5 के फिर से 4 होंगे, 5s, ठीक है, उतने तक की जरूरत भी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो अब किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम हमें डिसाइड करना है, उसका शॉर्टकट भी है, बताऊंगा मैं, पहले लॉन्ग कट विद प्रूफ, ओके। तो इसकी एनर्जी कम या ज्यादा डिसाइड करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा n प्लस यल, n प्लस यल। अब n क्या होता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो k ऑर्बिट के लिए n कितना होता है, 1, k यल m n। तो k ऑर्बिट के लिए 1, यल के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। और जो यल होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, s के लिए 0, p के लिए 1, sp d के लिए 2 और f के लिए 3। याद आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब यहां पर k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये k है, फर्स्ट ऑर्बिट k इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट k इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट k इज इक्वल टू 3, k is equal to 3, fourth orbit k is equal to 4, k is equal to 4, sorry, n is equal to 4, n is equal to 4, fifth orbit n is principal quantum number is equal to 4, ठीक है ना। अब इसके लिए n कितना है, n कितना है यहाँ पर 1, n कितना है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए n कितना है 2, इसके लिए n कितना है 2, समझ रहे हो ना, n कितना है 2। अब ये तीनों के लिए n कितना है 3, थर्ड ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, n is equal to 3, n is equal to 3, n is equal to 3, इसके लिए n is equal to 4, n is equal to 4, इसके लिए n is equal to 4, फोर्थ ऑर्बिट है, n is equal to 4, इसके लिए n is equal to 5। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। अब आ जाओ यल फाइंड आउट करने के लिए, तो यल कितना है इसके लिए, यस ऑर्बिट, यस ऑर्बिट के लिए यल कितना है 0, यस ऑर्बिट के लिए यल कितना है 0, यल यस नहीं सॉरी, यस ऑर्बिट के लिए यल कितना है 0, यल कितना है 0। अब यहाँ पर p ऑर्बिट के लिए यल कितना है 1, यल इज इक्वल टू 1, यस ऑर्बिट के लिए यल कितना है 0, p ऑर्बिट के लिए यल कितना है 1, d ऑर्बिट के लिए यल कितना है 2, देख लो d ऑर्बिट के लिए यल कितना है 2। तो जो अजीमुथल क्वांटम नंबर शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है। यस ऑर्बिट के लिए यल कितना है 0, p के लिए यल कितना है 1, d के लिए यल कितना है 2, f के लिए यल कितना है spdf3 और s के लिए यल कितना है 0, ठीक है। तो आपको चेक करना है n प्लस यल, तो दोनों का एडिशन करो, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 0 5। अब इस ऑर्डर में आपको उसकी एनर्जी डिसाइड करना है, जिसका लिखो बच्चों, जिसका
n प्लस यल कम, उसकी एनर्जी कम, उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, जिसका भी n प्लस यल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर n प्लस यल सेम आया, अगर n प्लस यल सेम आया तो n चेक करो, n चेक करो जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, उसकी एनर्जी कम। अगर n प्लस यल सेम आया तो क्या चेक करना है, n चेक करना है, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। और इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरना है, जिसकी एनर्जी कम होती है, कम वाले एनर्जी का पहले नंबर आएगा। ठीक है, और यस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 2, p में कितने 6, d में कितने 10 और f में कितने 14। हमने देखा है अच्छे से, उसके नाम भी हमने पढ़े। ठीक है, अब इनका हम ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, रब कर दूंगा मैं। ठीक है, तो n प्लस यल के हिसाब से देखेंगे। तो अब एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, एनर्जी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देख लो बच्चों, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरना है हमें। तो इसके लिए 1 है, सबसे कम n प्लस यल क्या है 1, तो सबसे पहले एनर्जी किसकी आएगी 1s। अब 1s से ज्यादा, 1s के बाद 1 के बाद क्या है 2, दूसरा किसी का है क्या 2 नहीं, तो उसके बाद क्या आएगा 2s, क्या आएगा 2s। 2s के बाद देखो अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, अब 3 3 है, तो अब इसका n देखने का, ये n 2 है, ये n 3 है, तो जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, तो क्या 2p, तो अब क्या आएगा 2p। ओके 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s, क्या आएगा 3s। ठीक है 3s हो गया। अब ये 4 4, ये दोनों का 4 4 है, लेकिन अब दोनों का n प्लस यल सेम है, तो अब क्या चेक करेगा n, तो इसका n कितना है 3, इसका n कितना है 4, तो जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, तो ये 3p, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा 3p, 3p, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा 3p के बाद 4s की एनर्जी आएगी 4s। अब 4 के बाद क्या आया 5, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। अब n प्लस m सेम हो गया, तो क्या चेक करने का, n चेक करने का, इसका n 3 है, इसका n 4 है, तो जिसका n सेम कम उसकी एनर्जी कम, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा 3d का, 3d का, 3d के बाद बचा क्या 4p, क्या 4p, किसका 4p का। ठीक है, अब हो गया 4 हो गया, अब 5 हो गया, 5 सॉरी 5 हो गया, ये 4 वाला तो ऑलरेडी हो गया। अब क्या बचता है 5, अब इसको नहीं लेने का 4d नहीं 4f ने, बिकॉज इसका n प्लस यल क्या है 6, इसका कितना है 7, तो क्या है 5, 5 वाले को पहले, तो पहले एनर्जी किसकी आएगी 5s, 5s 5s 5 वाला हो गया। अब 6 वाला कौन है 4d, मतलब 4d, 4d, अब 4d के बाद 4f, 4f का वैसे काम भी नहीं गिरेगा आज अपने को 4f। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d और f। अब देख लो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 1s, यस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे 2, फटाफट ना, यस में कितने बैठेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, d में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, d में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, f में कितने 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें भरना है। ठीक है, तो अब सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मतलब इतनी सारी चीजें याद करनी होगी क्या, नहीं, आपको सिर्फ ये मैंने फील दिलाने के लिए बताया। अब इसी ऑर्डर का मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, ये जो ऑर्डर मैंने बताया आपको सिर्फ प्रूफ के लिए, मुझे विदाउट प्रूफ कोई चीज पसंद नहीं आती। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट दूंगा। क्या करना है बच्चों, देख लो, पहले तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखने हैं, आराम से देख लो। अब वो प्रिंसिपल 1 यस 1 1 2 3 4 सिंपल। ओके, अब 1 क्या होता है यस, 2 का क्या होता है 2 यस 2p, उसके बाद 3 यस 3p 3d, ठीक है, 4 यस 4p 4d 4f, 5 यस 5p, बस हो गया यहां तक ही, बस इतने ही की जरूरत है हमें आज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने का बच्चों, देखो ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये देखो ये ऐसे, ठीक है। अब इसको लेके जाके इधर ज्वाइन करने का, ऐसे इधर देखो, सबसे इधर से शुरू करने का, ऐसा यहां से आने का, यहां से ऊपर जाने का, ऐसे नीचे आने का, ऐसे आने का, ऐसे जाने का, ऐसे जाने का, ऐसे आने का, ऐसे जाने का, ऐसे जाने का, ये शॉर्टकट है इसका, ऐसे आने का, ऐसे आने का, ऐसे जाने का, ये एनर्जी लेवल है। देखो सबसे कम एनर्जी 1s की, 1s आ गया, 1s सबसे पहले 1s में जाओगे आप, 1s से फिर आप किधर आ गए 2s में आ गए, 2s में, 2s से आप
2s से आप 3s में नहीं जाओगे, 2s से आप जाओगे 2p में, 2s से आप गए 2p में, आगे 2p में, 2p से आप गए 3s में, 3s से आप चले गए, 3s से चले गए 3p में, 3p में चले गए, ठीक है। 3p से आप चले गए 4s में, किधर चले गए 4s में, 4s से फिर आप किधर जाओगे, 4s से आप जाओगे पीछे, 4s से आप जाओगे 3d में, कितने में जाओगे 3d में, 3d से जाओगे आप 4p में, 3d से जाओगे 4p में, 4p से जाओगे आप 5s में, किस में जाओगे 5s में, और 5s के बाद यहां पर होगा, ये देखो इस पे भी हम मार लेते हैं एक वर्टिकल लाइन, तो ये ऐसे आ जाएगा। 5s के बाद आप जाओगे 4d में, 4d में, 4d के बाद जाओगे आप 4d, अगर f होता तो f भी आ जाता यहाँ पर, 4d के बाद आप ऐसे कंटिन्यू करते 4f, ओके, 4d के बाद आप जाओगे spdf, 4f में जाओगे, ठीक है। इस तरह से आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है। इसकी जरूरत भी नहीं है हमें आज, 4d तक ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3d तक ही बहुत होगा, ये इतनी ही जरूरत है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाओगे। इसमें क्या ऑर्डर देखा, हम आगे आएंगे तो और आ जाएगा, ठीक है। तो 1s 2s इस तरह से ऑर्डरली हम उसमें फिलअप करते जाएंगे। तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। क्या था बच्चों, अफबाउ प्रिंसिपल। ये 12th के बच्चों को भी नहीं आता, अगर आपको आता है, आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें समझ आ रहा है तो बहुत मजा आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया ये अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये हुंड्स रूल क्या है सर, बता दूंगा मैं, घबराइए मत। अब डायरेक्टली हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला एलिमेंट नंबर 1, 30 एलिमेंट याद कर लो बच्चों, फिनिश। नंबर 1 हाइड्रोजन, चलो फटाफट देखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो रूल है वो कैसे है बच्चों, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, बस इतना ही जरूरत है। पहले हम ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, बस होगा, इतना ही बहुत होगा बच्चों। इधर से हम किधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इधर से किधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इधर से किधर जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे, इधर से किधर जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, ठीक है। तो अब Z इज इक्वल टू 1, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले सबसे पहले यस की ऑर्बिट नंबर, तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन पावर में, ऐसे उसका नोटेशन होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, तो 1s 1। तो इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम पता करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये 1s 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1s 1 को डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सर ये क्या मीनिंग है, इसका कोई सिंबल है क्या, अपवर्ड और डाउनवर्ड का, इसका क्या मीनिंग होता है। 100% मीनिंग है बच्चों, देखो ना फटाफट बता दूंगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। एक ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते क्या सर, या फिर ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते क्या, ठीक है, ये गलत है बच्चों, ये भी गलत है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेंगे, एक ऊपर होगा तो एक नीचे चलेगा, या फिर ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, एक ऊपर एक न्नीचे, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एक ऊपर एक नीचे। तो इसके पीछे क्या राज है सर, एक ऊपर एक नीचे। तो देखो बच्चों, किसी एक ब्लॉक के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम की तरह है। सोलर सिस्टम की तरह है मतलब क्या है, सपोज ये सन होता है, ये सन होता है, और जो अर्थ घूमती है अपने बाजू में स्वतः भूति फिरत मतलब खुद के सराउंडिंग में घूमते घूमते वो सन के सराउंडिंग में घूमती है। तो खुद के अराउंड घूमना उसको कहते हैं स्पिन मोशन, समझ रहे हो, स्पिन मोशन। अब ये बहुत बेसिक सी चीज हो गई, खुद के अराउंड घूमना, ऐसे गोल घूमते घूमते, अपने ही अराउंड घूमते घूमते वो सन के सराउंडिंग में घूमती है। तो इसको कहते हैं स्पिन मोशन, इसको कहते हैं स्पिन मोशन। और ये जो मोशन हो रही है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो अब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं घूमते। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो क्लॉकवाइज घूमता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको डाउनवर्ड एरो से घुमाकर रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा एक ऑर्बिट है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर एक ऑर्बिट है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसा भी कभी भी नहीं हो सकता। अगर होता तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते। इसका मीनिंग क्या होता, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं खुद के सराउंडिंग में, और दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होता है क्या, नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन में का 100% एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और यही होता है हुंड्स रूल। और यही क्या होता है,
हुंड्स रूल। और आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। तो क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आता है, हेलियम, नंबर 2 हेलियम। हेलियम, तो हेलियम का सिंबल क्या होता है, He। चलो जल्दी जल्दी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इज इक्वल टू 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप यस के पास जाओगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, खत्म। अब इसके लिए क्या करोगे, आप एक ब्लॉक ड्रॉ करोगे, तो क्या हो जाएगा ये 1s2। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, या फिर ऐसे भी चलता है बच्चों, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड चलते हैं क्या, नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन मोशन, सो अबाउट इटसेल्फ जो घूम रहा है वो स्पिन मोशन। ठीक है, हाइड्रोजन हेलियम। अब इसके बाद आएगा लिथियम। कौन आएगा बच्चों, लिथियम। तो लिथियम के लिए झड़ कितना होता है, 3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरोगे, पहले आप यस के पास जाओगे, यस में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2, हमारे पास कितने हैं, 3। यस भर गया। अब यस भरने के बाद किसके पास जाओगे, 2 के पास, 2 यस के पास। तो 2 यस, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, 2 और 1 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो अब इसकी डायग्राम कैसे बनाओगे, फर्स्ट यस एक ब्लॉक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 और ये 2। और 2 यस, ये सेकंड यस, यस का क्या होता है, एक ही ब्लॉक होता है, ये 2 यस, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। या तो अपवर्ड बताओ या तो डाउनवर्ड बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये करेक्ट है, ये हो गया लिथियम। ये किसका हो गया, लिथियम। चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों, ये किसका हो गया, लिथियम का। किसका हो गया, लिथियम का। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हेलियम 2, लिथियम 3, लिथियम 3। अब लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम। लिथियम के बाद कौन आएगा, बेरिलियम। ठीक है ना, बेरिलियम। तो बेरिलियम, बेरिलियम का जो झड़ होता है वो 4 होता है, एटॉमिक नंबर 4, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप यस के पास जाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 यस 2। उसके बाद यस भर गया, फिर आप जाओगे 2 के पास, 2 यस 2 यस 2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी डायग्राम कैसे आएगी, देख लो, 1 यस 2, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। ये एक, ये 2, ये हो गया 2 यस 2, अपोजिट होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया बेरिलियम नंबर 4। बेरिलियम के बाद आ जाएगा बोरॉन। कौन आ जाएगा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। बोरॉन का सिंबल होता है बी, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, तो अब इस तरह से देख लो बच्चों। अब 5 को कैसे भरोगे, पहले आप यस के पास जाओगे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, 1 यस 2। फिर आप यस भर गए, आप 2 के पास जाओगे, 2 यस को 2 दोगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। 2 यस से आप 3 यस पे जाओगे क्या, नहीं, आप वापस जाओगे 2p के पास, और 2p को कितना दोगे आप, कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब इसकी डायग्राम कैसे आएगी, यस यस ऑर्बिट कैसा, 1 2 अपवर्ड डाउनवर्ड, 2 यस, यस मतलब एक ब्लॉक होता है, 1 2। ठीक है, अब p देख लो बच्चों, p अब यहाँ पर हुंड्स रूल आएगा बाद में। अब p में कितने ब्लॉक है, 3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, डजंट मैटर। अपवर्ड लिखो डाउनवर्ड लिखो, डजंट मैटर। यहाँ पर लिखोगे करेक्ट, यहाँ पर लिखोगे करेक्ट, यहाँ पर लिखोगे करेक्ट, ऊपर नीचे कहीं पर भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली हम शुरू करेंगे ऐसा लिखेंगे, ये करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया बोरॉन, जल्दी से लिख लो। हो गया, हो गया। हुंड्स रूल आ रहा है, अभी घबराइए मत। हो गया 5। अब आते हैं कार्बन पे, अब आएगा हुंड्स रूल, देख लो बच्चों। अब आते हैं कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे। तो कार्बन का नंबर 6। ओके, कार्बन, कार्बन का Z कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस के पास जाओगे, 1 यस 2 भर गया। उसके बाद 2 के पास जाओगे, 2 यस 2, 2 और 2 4, यस खत्म। यस के बाद आप जाओगे p के पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 2 4 और 2 6, 2p2। ठीक है, तो डायग्राम कैसे आएगी, यस यस देख लो, 1 2। ठीक है, उसके बाद यस यस 1 2, उसके बाद p कितने ब्लॉक होते हैं, 3, 1 2 3। अभी इस 3 ब्लॉक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं भर सकते, यही कहना है हुंड्स का। तो हुंड्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमेन अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड एंड ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन। मतलब ये ऐसा और ऐसा करेक्ट है, या फिर ऐसा और ऐसा करेक्ट है, या फिर ऐसा और ऐसा करेक्ट है, लेकिन ऐसा करेक्ट नहीं है, ऐसा करेक्ट नहीं है, दोनों को एक में ही भर दो, ये ऐसा करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे, अगर जगह ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये भी गलत है बच्चों। एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होनी चाहिए उनकी। दोनों को अपवर्ड बताओ, करेक्ट है। ठीक है, दोनों को डाउनवर्ड बताओ, करेक्ट है। समझ रहे हो ना बच्चों, ये भी करेक्ट है। ये छोड़ दो, यहां पर बताओ, ये भी करेक्ट है। ये छोड़ दो, ये दोनों अपवर्ड बताओ, करेक्ट है। सिर्फ अनपेयर्ड रखना है इलेक्ट्रॉन को, हो सके तब तक अनपेयर्ड रखना है, और ओरिएंटेशन एक ही रखना है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसे कॉमन कर देंगे, सबसे सिंपल, दिस इज द करेक्ट।
ठीक है, एक ऊपर एक नीचे बता सकते हो क्या? नहीं। पेयरिंग पहले की कर सकते हो क्या? नहीं। जगह है ना तो पेयरिंग नहीं करनी, सिंपल, अभी समझेगा। चलो 7, तो कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, कार्बन के बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन। चलो जल्दी जल्दी, नाइट्रोजन के लिए झड़ कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। 7 कैसे भरोगे? यस के पास जाओगे, 1 यस 2, 2 भर दिए, कितने बचे? 5। यस के बाद किसके पास जाओगे? 2 यस के पास। 2 यस को कितने दे दोगे? 2 दे दोगे, 2 और 2 4। उसके बाद किसके पास आओगे आप? 2p, 2p तो कितने बैठ सकते हैं? 2 और 2 4, 4 कितने बचे? 3, तो यहाँ पर 3 दे दोगे आप। तो अब कैसे भरोगे देख लो, यस को 2, 2 कैसे? 1 2 हो गया। अब 2 यस, 2 यस को कैसे भरोगे? एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पी के कितने ब्लॉक होते हैं? 1 2 3। अनपेयर्ड रखना है, ओरिएंटेशन एक ही रखना है, तो 1 2 3, अनपेयर्ड ओरिएंटेशन एक। तीनों को अपवर्ड रखो या तीनों को डाउनवर्ड रखो। पेयरिंग कर सकते हो क्या? नहीं, अभी पेयरिंग करने की जरूरत नहीं। तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ब्लॉक डायग्राम है। ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीजन पे। चलो बच्चों जल्दी जल्दी करो, 30 तक जाना है हमें आज, 30 तक कर लेंगे। ऑक्सीजन का नंबर पहले टाइम देख लो मैं कितना है हमारे पास। चलो जल्दी करना होगा हमें, 10 मिनट में खत्म करेंगे बच्चों। नंबर 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो जड़ होता है बच्चों वो कितना होता है? 8। देख लो कैसे होगा, 1 यस 2 2, 2 यस 2, 2 और 2 4, और 2 यस के बाद किसके पास जाओगे? 2p, 2p, 2p कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 4 8। जल्दी जल्दी देख लो, ये 1 2 1 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन 3 ब्लॉक में कैसे भरोगे? पहले अनपेयर्ड 1 2 3, उसके बाद फिर 4। एक ही ब्लॉक में 2 सेम पेयर होते हैं क्या? नहीं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन, उसके बाद 9th वन फ्लोरीन। फ्लोरीन का झड़ कितना होता है बच्चों? 9। 9 मतलब 1 यस 2, 2 यस 2, 2p5, समझ रहे हो? एक एक बढ़ता जाएगा, 2p5, तो 2 क्या हो जाएगा? 1 2, उसके बाद ये 1 2, और p ऑर्बिट में कितने ब्लॉक होते हैं? 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, चलो खत्म। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद बच्चों 10वां नियॉन। नियॉन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 यस 2, 2 यस 2, 2 और 2 4, 2p6, 6 और 2 8 और 2 10। 1 यस के पास गए, 2 यस के बाद 2 यस के बाद 3 यस, ऐसे ऐसे फॉलो करने का, ऐसे 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 इसको फॉलो करने का। अब डायग्राम कैसे बनाओगे? यस ऑर्बिट, ये 1 2, ये 2 यस ऑर्बिट, ये 1 2 अपोजिट। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में पी में कितने होते? 3, 1 2 3, पहले ऐसे भरोगे, फिर 4 5 6, फुल ऑर्बिट भर गई, ठीक है। तो ये 10 हो गए बच्चों, ठीक है। जल्दी जल्दी चलो, और 20 करने हैं हमें, ठीक है। ये हो गए हमारे 10। अब 11th कौन होता है? सोडियम। कौन होता है बच्चों? सोडियम, ठीक है। ये चीजें आनी जरूरी है। नंबर 11 सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, जड़ होता है 11। 11 कैसे? 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? पहले यस के पास 1 यस 2, फिर यस के बाद 2 यस का नंबर 2 यस 2, 2 यस के बाद 2p6, 6 और 2 8 और 2 10। 2p के बाद किसका नंबर है? 3 यस, 3 यस 1। और ये हमने अफबाउ प्रिंसिपल से डिसाइड किया, याद आ रहा है ना? तो क्या होगा ये? इसको आप क्या करोगे? ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2 3 4 5 6, और 3 यस 1 कैसे आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। या तो आप अपवर्ड बताओ या तो डाउनवर्ड बताओ, डजंट मैटर। 12वां सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का झड़ कितना होता है बच्चों? मैग्नीशियम का झड़ होता है 12। मैग्नीशियम का झड़ कितना होता है? 12, ठीक है ना। मैग्नीशियम का झड़ होता है 12। 12 को कैसा करोगे आप? 1 यस 2, 2 यस 2, 2p6, 3 यस 2, 2p के बाद क्या आ गया? 3 यस आ गया, ठीक है। अब इसके ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हो, अब बनाना प्लीज, बनाना, ओके। नंबर 3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है? Z इज इक्वल टू 13। 13 कैसे करोगे आप? 1 यस 2, 2 यस 2, 2p6, 3 यस 2, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 12। 3 यस, 3 यस के बाद किसका नंबर है? 3p, तो 3p1। इसको आप भर सकते हो। p कैसे भरोगे आप? p के 3 ब्लॉक 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी कर सकते हो, यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ओके। तो ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। 13 हो गए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन होता है बच्चों? सिलिकॉन। 14 सेमीकंडक्टर, ओके। तो 14 नंबर सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का झड़ कितना होता है? 14। 14 को कैसे भरोगे बच्चों? 1 यस के पास जाओगे, 1 यस 2, उसके बाद 2 यस 2, 2p6, 1 यस 2, 2 यस 2, 2p6 हो गया, 6 और 4 10, 2p6, 2p6 के बाद 3 यस 2, 3 यस 2, 3 यस 2 हो गया, 3 यस 2, 6 और 2 8 10 12 हो गए, 12 हो गए ना। 3 यस, 3 यस के बाद किसका नंबर है? 3p, तो क्या बचा? 3p2, 3p2, ठीक है। अब 15वां, अब यहां पर p ऑर्बिट कैसे भरोगे? बाकी तो आपको भरने आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 3 ब्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 ऐसे भरोगे। एक ही ब्लॉक में रखोगे क्या? नहीं। और ऑपोजिट डायरेक्शन भी नहीं चलती, ये क्या है? हुंड्स रूल, ओके। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस।
फास्फोरस के लिए झड़ कितना होता है, झड़ होता है फास्फोरस के लिए 15, फास्फोरस के लिए झड़ कितना होता है 15, ठीक है। तो 15 कैसे आएगा बच्चों, देख लो 1s2 2s2 2p6, इसको फॉलो करना है, 2p6 3s2 3p2 के बजाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 हो गए। अब इसको p में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 1 2 3, 1 2 3, सारे अनपेड सारे की डायरेक्शन एक, सारे अनपेड सारे की डायरेक्शन एक, अपोजिट नहीं कर सकते डायरेक्शन और पेयरिंग अभी भी नहीं कर सकते। 16 फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर क्या है झड़ इज इक्वल टू 16, फास्फोरस के बाद सल्फर आ जाता है, झड़ इज इक्वल टू 16, कैसे भरोगे बच्चों, देख लो 1s2 2s2 खुद से लिखो, 2p6 3s2 3p4, पॉज कर करके खुद से लिखते जाओ और चेक करते जाओ। अब 3p4 कैसे करोगे, p के 3 ब्लॉक होंगे 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर भर दोगे आप, किसी को भी पेयर कर सकते हो डजंट मैटर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक नहीं हो सकती। ये 16 हो गए, ठीक है ना, 16 सल्फर 16। अब 17 किसका होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। क्लोरीन क्या हो जाएगा, लिखो क्लोरीन Z इज इक्वल टू 17, पॉज करके ट्राई करो, क्लोरीन Z इज इक्वल टू 17। उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन Z इज इक्वल टू 18, पोटेशियम Z इज इक्वल टू 19, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन होता है बच्चों, पोटेशियम के बाद होता है कैल्शियम 20, कैल्शियम कितना होता है Z इज इक्वल टू 20, देख लो जल्दी जल्दी भर लो, 1s2 2s2, देख लो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 सारे पावर का एडिशन 17 आना चाहिए, 3s2 के बाद 3s के बाद किसका नंबर है 3p का, 3p6 6 और 2 8 10 16 17 18 हो गए ना, तो 3p5 तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बच्चों, 3 ब्लॉक, p के 3 ब्लॉक 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ऑर्गन कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 5 का क्या हो गया 6, ठीक है। अब पोटेशियम कैसे भरोगे, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है 3p6, 3p के बाद किसका नंबर है 4s, तो क्या आ जाएगा 4s1, इसका कैसे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आ गया कैल्शियम, किसका आ गया कैल्शियम का आ गया, ठीक है। 21 हो गए बच्चों, ठीक है कैल्शियम, ओके। अब स्कैंडियम टिटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, 21 से 30 तक करेंगे बच्चों, 100% करेंगे, डोंट वरी। तो कितना टाइम है हमारे पास अभी, चलो जल्दी करते हैं, 13 मिनट तक अलाउड है बच्चों हमें अभी। कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, स्कैंडियम का झड़ कितना होता है, स्कैंडियम का झड़ होता है 21 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरना है, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गए 20, कितने हो गए 20, 4s2 तक, 4s के बाद किसका नंबर आता है, अब d का नंबर आएगा बच्चों, d ब्लॉक एलिमेंट, 4s के बाद 3d, ये क्या हो जाएगा 3d1, ओके। स्कैंडियम, उसके बाद स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम का झड़ कितना होता है, टिटेनियम का झड़ होता है 22, तो सेम बच्चों यहाँ तक सेम 4s, ये क्या आएगा 3d2, समझ रहे हो 3d2। अब d का ब्लॉक कितना होता है 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक ही इलेक्ट्रॉन ना, तो कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। अब d2 मतलब क्या करोगे आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ब्लॉक में भर सकते हो क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन एंड ऑलवेज ट्राई टू बी अनपेयर्ड, एज जब तक वो कर सकते हैं अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे, तो 3 का सबमिशन ये करेक्ट है, ओके। स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम के बाद आएगा वैंडियम, कौन सा वैंडियम, स्कैंडियम टिटेनियम वैंडियम का झड़ कितना होगा बच्चों, झड़ होगा 23, झड़ कितना होगा 23, सेम बच्चों यहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद क्या होगा, 4s2 के बाद 3d3 मतलब कैसे 5 ब्लॉक 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है 3 1 2 3, तीनों कैसे रहेंगे अनपेयर्ड, अब इसके बाद आएगा क्रोमियम, अब यहां पर लगेगा आपको झटका थोड़ा सा, ओके। क्रोमियम कैसा होगा, क्रोमियम देख लो बच्चों, अब ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज प्रैक्टिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी, जहां जहां भी एक्सेप्शन आया चेंज आया वहां पर कुछ नया रूल बना दिया गया, जैसे कि देख लो अभी क्रोमियम का झड़ कितना है बच्चों 24, कितना 24, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके हिसाब से 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p6, उसके बाद 3p6 के बाद
4s2 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 4s के बाद किसका नंबर है 3d का, 4s के बाद किसका नंबर है 3d का, कितने हो गए 2 और 2 4, 10 12 18 20, बचे कितने 4, 4 मतलब 3d4 आना चाहिए, ऐसे तो आना चाहिए। और फीलिंग कैसे होनी चाहिए, फीलिंग कैसे होनी चाहिए देख लो, फीलिंग ऐसे होनी चाहिए, ये 4s और ये 3d, यस मतलब 1 2 होनी चाहिए, और d के कितने ब्लॉक होते हैं 1 2 3 4 5, 5 मतलब 1 2 3 4, ऐसे ये आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड तो ये है हमें अभी तक के रूल के हिसाब से, लेकिन आता ऐसे है देख लो 1s2 2s2 घबराइए मत, 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल है। तो क्या हो गया 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ओके, और d5 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यस के बजाय आपने डी में क्यों शिफ्ट कर दिया, तो इसके लिए आता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, यहां पर एक रूल इंट्रोड्यूस होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। ये रूल क्या कहता है, कोई भी ऑर्बिट एक्स्ट्रा स्टेबल होगी जब वो एम्प्टी होगी AMPTY, या फिर हाफ फील्ड होगी, हाफ फील्ड होगी, या फिर फुल फील्ड होगी, लिखो अब हिंदी में लिख लो, फुल फील्ड होगी, ठीक है। कोई भी ऑर्बिट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगी, कोई भी ऑर्बिट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगी जब वो एम्प्टी होगी, इसको छोड़ देते हैं हम, वो जब वो हाफ फील्ड होगी या फुल फील्ड होगी। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने की कोशिश करेगा, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो कोई भी ऑर्बिटल स्टेबल कब होगी, अब यस ऑर्बिटल कब कब स्टेबल होगी, जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज पूरे इलेक्ट्रॉन कितने बैठते हैं उसमें, दो, आधे कितने 1। पी ऑर्बिट स्टेबल कब होगी, 3 या 6 पर, 3 में हाफ भर जाएगी, 6 में फुल भर जाएगी। यस पी डी, डी कितने में हो जाएगी 5 या 10 में, 5 मतलब हाफ, 10 मतलब फुल। एफ ऑर्बिट एक्स्ट्रा स्टेबल कब हो जाएगी 7 या 14 में, 7 मतलब आधा, 14 मतलब पूरा। तो कोई भी ऑर्बिट स्टेबल कब होती है, जब वो हाफ फील्ड होती है या फुल फील्ड होती है, हाफ फील्ड होती है या फुल फील्ड होती है, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो ये क्या था 4s1 और 3d5, लेकिन पहले क्या था 4s2 और 3d4। तो 3d4 में d ऑर्बिट कब कब स्टेबल होगी, एक तो 5 में या 10 में, तो d ऑर्बिट में कितने हैं 4, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां अगर जंप करा दिया तो 4s2 का 4s1 बन गया, 4s2 का 4s1 बन गया। तो 2 का 1 होने से यस को कोई फर्क नहीं पड़ता, यस 2 में भी स्टेबल है, 1 में भी स्टेबल है, फुल फील्ड भी स्टेबल है, हाफ फील्ड भी स्टेबल है, तो ऐसे ये भी स्टेबल हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करने में इसका फायदा हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गई। पहले ये 3d4 में थी, 3d4 में थी, तो 3d4 में उतनी स्टेबल रहेगी क्या, नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर आप यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया तो इसके स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये फुल फील्ड थी, अब हाफ फील्ड हो गई, तो फुल फील्ड में भी स्टेबल, हाफ फील्ड में भी स्टेबल, तो ये स्टेबल की स्टेबल ही रही, लेकिन ये अनस्टेबल से स्टेबल हो गई। आ रहा मजा, ये अनस्टेबल से स्टेबल हो गई, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ऐसे रूल बनते गए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमियम का, किसका, क्रोमियम का। अब क्रोमियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम टिटेनियम वैंडियम मैग्नीज, स्कैंडियम टिटेनियम वैंडियम क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, कौन आता है मैग्नीज, मैग्नीज 25, मैग्नीज कितना बच्चों 25, देख लो मैग्नीज, मैग्नीज, उसके बाद आयरन, मैग्नीज आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे ही यहां पर एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी सब सेम होता है। तो मैग्नीज कितना होता है बच्चों 25, मैग्नीज का झड़ कितना होता है 25, 25, इसका झड़ होता है 26, इसका होता है 27, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट रह गया बच्चों, कोबाल्ट, निकेल, निकेल, इतने कर लेंगे पहले, Z इज इक्वल टू 28, वेरी सिंपल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d, देख लो ये ऑर्डर, यस यस के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 4d, तो 6 और 2 8 10 16 18 20 20 और 5 25, तो ये 2 है बच्चों, 2 में स्टेबल है, 5 में स्टेबल है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। यस में 2, यस में 2 1 2, और डी में 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाफ फील्ड है, पांचों के डायरेक्शन एक और अनपेयर्ड, ठीक है ना, तो ये ठीक है। अब ये आयरन का क्या आएगा, ये सेम बच्चों यहां तक 4s2 तक, 4s2 तक ये आएगा 4d6, 4d6 25 का क्या होगा 26, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब 27, 27 का कैसे भरोगे
4s2 4d7, बाकी सब तो सेम। ओके 4d7 20 तक सेम, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, 6 और 2 8 10 और 10 20, ये 20 20 और 7 27, तो 7 इलेक्ट्रॉन डी में कैसे भरोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 बच गए, 6 7, हुंस रूल अपोजिट होना चाहिए, एक ब्लॉक में अपोजिट होना चाहिए। अब 28 28, तो यहां तक 20 हो गए, 20 हो गए, आप लिखो, आप रेश मत मारो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 4d8, 4d8, तो 8 कैसे भरोगे आप, 8 कैसे भरोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया, ये निकेल का हो गया, किसका हो गया निकेल का। सारे ब्लॉक ड्रॉ करो आप, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। निकेल। अब बच जाता है कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर में फिर से एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी बच्चों, कैसे आ जाएगी देख लो, फटाक से देख लो, ट्राई करो खुद से पॉज करके कॉपर में क्या कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, कितना है 29, तो क्या लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p के बाद 4s2 3d9, यहां तक 20 हो गए ना, 4 और 2 6 8 10 16, सॉरी 2 और 2 4 10 10 और 10 20 और 9 29, ये एक्सपेक्टेड है बच्चों, ऐसा आना चाहिए एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड में अगर आप यस की डायग्राम बनाओगे 4s2 तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2, और 3d9 तो 5 ब्लॉक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 7 8 9। अब दिमाग लगाओ बच्चों, अगर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 और 3d8 सॉरी 3d10, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा 1, लेकिन ये तो फुल फील्ड हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करने में क्या हो जाएगा 3d फुल फील्ड हो जाएगी, तो ये फुल फील्ड की हाफ फील्ड हो गई, तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई क्या, नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेजने में क्या हो गया, ये अनस्टेबल से स्टेबल हो गई। 9 में अनस्टेबल है लेकिन 10 में स्टेबल है, क्यों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, फील्ड और हाफ फील्ड कैसे होते हैं स्टेबल, तो 9 में फुल फील्ड नहीं है लेकिन 10 में पूरी भर गई, तो ये फुल फील्ड हो गई और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसने गेन कर ली। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये फुल से हाफ हो गया, स्टेबल का स्टेबल ही रहा, लेकिन ये 9 से 10 हो गया मतलब फुल भर गया, तो अब ये स्टेबल हो गया। तो ये एक्चुअल ऐसे होगा, इसका एक्सपेरिमेंटली ऐसे उसके लिए रूल बन गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। अब आखिरी रह जाता है जिंक, चलो बच्चों फास्ट कर लो, आखिरी रह जाता है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30, द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, Z इज इक्वल टू 30। तो कैसे भरोगे, चलो लास्ट है इसलिए स्लो बताऊंगा, 1s2 1 से जाएंगे, 2s2 2 से जाएंगे, 2p6 p से जाएंगे, 3s2 3s से जाएंगे, 3p6 3p6 से जाएंगे, 4s2 और 4s से जाएंगे 3d10, ये भी फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड, शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2, और डी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिनिश। तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, शिफ्टिंग की जरूरत नहीं। तो इस तरह से डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो इसके आगे भी कोई फिक्स रूल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जब जब भी एक्सपेक्शन आएगा कुछ नया रूल बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप पूरे पीरियोडिक टेबल ट्राई करना, पूरे डायग्राम ड्रॉ करना, अच्छे से ड्रॉ करना, तो तब तक आई होप आपको चीजें समझ आए होंगी। 70 मिनट आपके पूरे वसूल हो गए होंगे, तो तब तक पढ़ाई करते रहे, अच्छे से इसको देखिए, बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, 100% आपको इससे फायदा होगा। सारों के शेप, हुंस रूल और अफबाउ प्रिंसिपल ये आपको 11 12 में मिलेगा, लेकिन 8 9 10 के बच्चों को भी समझ आए, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, ठीक है। अब टाइम अलो नहीं करता मुझे कुछ बात करने के लिए, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।